वेलकम टू द हाउस ऑफ ब्रोकन। ये जगह लाइफ होम कहलाती है। यहाँ आपको सरवाइव करना है, चाहे आप सरवाइव करना चाहते हैं या नहीं। आपको जिंदा रहना ही होगा, चाहे आप जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं। ऐसे लोगों के घर में आपका स्वागत है जो कि टूटे हुए लोग हैं। इस जगह पे वो लोग रहते हैं जो इस दुनिया पे जिंदा ही नहीं रहना चाहते। जब हम बात कर रहे हैं इस जगह की, तो ये बताए बगैर कि इस जगह पर कैसे लोग रहते हैं, हमारी ग्रेट स्टोरी का स्टार्ट इनकम्प्लीट है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो जीने की इच्छा ही नहीं रखते। जिंदगी में पूरी तरह से हार जाने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को ही खत्म करने की कोशिश की है, सुसाइड अटेम्प्ट। बस आप ये समझ ले कि लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती रखा जाता है ताकि इनके माइंड को मोटिवेट किया जा सके और इनमें जीने की इच्छा जगाई जा सके। ओके, तो इन सभी लोगों में इस सेंटर में हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जेन भी रहती है, जो कि एक यंग गर्ल है और इसने एक दो नहीं बल्कि कई दफा मरने की कोशिश की है, सुसाइड अटेम्प्ट, खुदकुशी आत्महत्या की कोशिश की है। और जैसा कि जो शख्स भी जीने की इच्छा ही छोड़ देता है, इसके पीछे उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, कोई ऐसी वजह जिसे वो भुला ही नहीं सकता। और जेन की जिंदगी की वो वजह उसके डैड हैं, जिन्होंने उसे खून से भर दिया, लेकिन उसकी मदर उसे हर बार बचा लेती हैं। जितनी दफा भी वो मरने की कोशिश करती है, उसकी मदर हमेशा उस पे नजर रखती हैं और उन्होंने ही उसे इस सेंटर में भेजा है, जहाँ के डॉक्टर्स दिन रात जेन को मोटिवेट करके उसमें जीने की इच्छा जगाते हैं। लेकिन इस वक्त तक हम नहीं जानते कि उसकी फादर की वजह से उसे ऐसा क्या दुख है। लेकिन इस सेंटर में उसका टाइम पूरा हो गया है। सेंटर्स के डॉक्टर्स ने उसे एकदम अच्छा, शांत माइंड वाला, एकदम वेल, जिसमें जीने की इच्छा जाग गई हो, ऐसी गर्ल डिक्लेयर किया है। इसलिए कल उसे यहाँ से लीव मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन उसे यहाँ से जाना होता है, वो अपने जाने से एक रात पहले अपनी रूममेट, अपनी फ्रेंड को बताए बगैर कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज करती है। वो इस सेंटर की फार्मेसी में जाती है और बहुत ज्यादा मेडिसिन वहाँ से उठा लेती है। और नेक्स्ट डे लास्ट टाइम माइंड थेरेपी में बैठकर, जब यहाँ सभी लोग बैठकर एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, जेन भी लास्ट टाइम अपनी प्रॉब्लम बताती है। उसकी पूरी फैमिली ही सुसाइड करती आई है, उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडमदर, फिर उसके फादर, और अब वो उसे जस्ट अपनी जिंदगी को खत्म करना है और किसी तरह अपने फादर के पास जाना है। वो ये बात सबको बताती है कि वो अभी भी खुदकुशी करना चाहती है, बट शी वॉज जस्ट थिंकिंग। उसने जस्ट अपने माइंड में ही ये बात सबको बताई थी, सच में नहीं बताया था। और रियलिटी में वो जस्ट इतना ही कहती है कि वो इन सब लोगों को बहुत मिस करेगी। वो किसी स्पेशल चीज का अपने जाने से पहले अच्छी तरह से प्लान कर रही है, जैसे कि उसने फार्मेसी से बहुत ज्यादा मेडिसिन ली थी और अब वो अपनी मॉम को खुद को लेने आने से रोक देती है। लेकिन उसके सेंटर से निकलने के साथ ही उसकी रूममेट सेंटर के सुपीरियर से कहती है कि उसके पास, यानी जेन के पास, एक स्पेशल प्लान है सुसाइड करने का। इट्स मीन कि वो एक दफा फिर सुसाइड करने वाली है। और जेन की रूममेट की सिक्स सेंस उसे बता रही है कि इस बार सच में जेन मर जाएगी अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट की तो। लेकिन जब जेन एयरपोर्ट पहुंचती है, जेन बहुत टेंशन में है और उसके पास सुसाइड करने का बहुत ही सॉलिड प्लान है। उसे जस्ट एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाना है और वॉशरूम लॉक करके उसे फार्मेसी से लाई हुई स्लीपिंग पिल्स खानी है और ये काम खत्म। अब जेन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकिंग एरिया से आगे निकलकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पे बैठकर वो खूब रोती है। इसी वक्त उसके डॉक्टर की कॉल आती है, जिसमें वो उससे कहता है कि तुम्हारी रूममेट ऐसा बोल रही है कि तुम सुसाइड करने वाली हो। लेकिन जेन अपने रूममेट के बारे में डॉक्टर से कहती है कि आपको पता है कि वो मेरे बिना सो ही नहीं सकती, वो झूठ बोल रही है ताकि मैं सेंटर छोड़कर कभी ना जाऊं। जेन की सारी बात उसकी रूममेट, उसकी फ्रेंड सुन लेती है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और जेन भी रोने लग जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जेन को सुसाइड करना ही है। उसे हर हाल में अपने फादर के पास जाना है। उसे अपने डेड फादर से बहुत से सवाल पूछने हैं जिनके लिए वो वेट कर रही है। काफी, यानी बहुत ही ज्यादा सैड सीन था जब जेन की दोस्त और वो दोनों ही रो रहे थे। ओके, तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी के सेकंड मेन कैरेक्टर पॉल की। जिस टॉयलेट में जेन थी, वो उसका डोर नॉक करता है और पूछता है कि अंदर कौन है और क्यों रो रहा है, क्या सब
ठीक है। असल में पॉल ने जेन को पहले ही एयरपोर्ट पे देखा था, लेकिन जेन ने उसे नोटिस नहीं किया। पॉल को जेन बहुत पसंद आई थी और वो उसका पीछा कर रहा था, इसलिए अब जब वो वॉशरूम में रो रही थी तो यहाँ पे पॉल आ गया और उसने तो जेन को इनडायरेक्टली सुसाइड करने से बचा लिया। लेकिन जेन तो जब वॉशरूम से निकलती है तो उसे तो पॉल पे बहुत गुस्सा है और वो पॉल से पूछती है कि तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो, लेकिन वो जेंट्स वॉशरूम होता है और जेन जेंट्स वॉशरूम में आई होती है। और ये कैसा कोइंसिडेंट होता है कि दोनों ही पॉल और जेन एक ही प्लेन में जा रहे होते हैं, एक ही जगह पर, और इनकी सीट्स भी साथ होती हैं। इन दोनों में बात होती है और उतनी देर में फ्लाइट का टाइम हो जाता है और ये दोनों प्लेन में चले जाते हैं। पॉल इस वक्त जेन को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा है और जेन भी उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो इसके साथ ही जेन प्लेन के वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी पॉकेट से स्लीपिंग पिल्स निकालती है। अभी तो फ्लाइट टेक ऑफ हुई है और वॉशरूम में अभी तो कोई नहीं आने वाला जेन को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही जेन स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है तो प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं। बाहर बहुत तेज स्टॉर्म चल रहा है जिसकी स्पीड में प्लेन आ जाता है और जेन के हैंड से मेडिसिन गिर जाती है और उसकी जान तो पड़ जाती है। लेकिन प्लेन के इंजन्स के खराब होने की वजह से प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरता है और ग्लेशियर्स की सबसे ऊंची चोटी के साथ टकरा जाता है, यानी ये ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर गिर जाता है। जिस वॉशरूम में, जिस कैबिन में जेन सुसाइड करने के लिए गई थी, पूरे प्लेन को छोड़कर वही कैबिन बच जाता है। इट्स मीन के वही डिस्ट्रॉय नहीं होता, बाकी पूरा प्लेन टूट जाता है। अब इसे हम जेन की खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती, वो इतने बड़े ऊंचे कोल्ड स्नो वाले माउंटेन में जिंदा बच गई है और जिस कैबिन में वो मरने के लिए गई थी उसी कैबिन ने उसे बचाया है। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो यहाँ बहुत ही तेज हवा चल रही होती है और अगर कोई बच भी गया था तो उसके सामने ही इंजरीज की वजह से मर जाता है। और अब वो गर्ल यानी जेन जो एब्सोल्युटली हर हाल में सुसाइड करना चाहती थी, वो ही इन सब लोगों में बच जाती है और अब वो बजाय सुसाइड करने का सोचने के हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। और गेस व्हाट, उसे यहाँ पर जस्ट पॉल ही मिलता है जो कि प्लेन के एक पीस के नीचे दबा हुआ होता है और उसे यहाँ से जेन ही निकालती है और ये लोग तुरंत ही प्लेन की टेल में मौजूद उसी वॉशरूम में चले जाते हैं जहाँ पर जेन सेव रही थी, ताकि ये लोग इस स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेदर से, इस स्टॉर्म से महफूज रह सकें। और ये टेल को तोड़कर प्लेन के बिल्कुल लास्ट हिस्से में चले जाते हैं और अपनी बॉडीज को वार्म करते हैं। और तूफान के रुकने के बाद जब ये लोग उठते हैं तो बाहर पड़ी सारी बॉडीज पूरी तरह से ठंड से, कोल्ड से जम चुकी होती हैं। जेन एक एक बॉडी को पकड़कर सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें मेरी कब्र खोदनी चाहिए थी। इट्स मीन कि तुम्हारी जगह पे मैं मर जाती, तुम लोग बच जाते। ओके, तो पॉल अब उसके पास है और उसकी बातें सुन रहा है, एकदम सुसाइड से भरी हुई, एकदम मरने की इच्छा वाली। He really don't know what is happening। और वो जेन को इस तरह कहने से रोक रहा है। उस बेचारे का सहारा, उसे हौसला देने वाला, इस वक्त खुद ही मरने की बातें कर रहा होता है, यानी जेन मरने की बातें कर रही होती है। हम उस बेचारे की फीलिंग्स समझ सकते हैं। और अब वो जेन से कहता है कि जेन, ये तो मर गए हैं और हम जिंदा हैं, तो हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा। जेन को मोटिवेट करता है, बट शी इज सेइंग कि तुम जाओ और जियो, लेकिन मैं तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पॉल तो जेन को बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर देता है और उसमें जीने की इच्छा जगाता है और उसे वापस से प्लेन में जाकर वार्म होने के लिए भेज देता है प्लेन की टेल में। लेकिन वो एक बार फिर स्लीपिंग पिल्स निकाल लेती है और पॉल की तरफ देखती है। इसके बाद वो कांच का टुकड़ा उठाती है। शी इज कम्प्लीटली थिंकिंग अबाउट सुसाइड। पॉल जेन के पास आता है और बेचारा उसे बहुत दिल के साथ कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। लेकिन जेन उसे रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगी, मैं यहाँ पर ही मरना चाहती हूँ और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। ही इज थिंकिंग कि जेन जस्ट इस वक्त परेशान है इस हादसे की वजह से और वो इस वजह से इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है और वो उसे बहुत मोटिवेट करता है। बेचारा बड़ा हौसला देता है उसे। लेकिन जेन तो हर हाल में मरना ही चाहती है और पॉल थक हार कर उसे यहाँ ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब जब पॉल जाने लगता है
तो उसे जाता देखकर जेन सैड होती है और वो भी पॉल के साथ चल पड़ती है। जेन को भी अब पॉल मन ही मन पसंद है और अब वो उसके साथ चल पड़ती है, अपने मोटिव से बिल्कुल उल्ट। पहले वो किसी भी कीमत में मरना चाहती थी और अब वो जीने के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती इस ग्लेशियर से नीचे उतरने के लिए चल पड़ती है। और गेस व्हाट, कुछ दूर जाकर उसे पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। उन लोगों को माउंटेन से रोप्स के बगैर ही क्लाइंब करके नीचे उतरना है और कुछ दूर नीचे उतरने के बाद वो माउंटेन की ऐसी जगह तक पहुंचते हैं जहां से आगे और रास्ता नहीं होता और अब ना तो वो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे जा सकते हैं। एंड दे आर स्टक देयर। मुसलसल लगातार पॉल जेन को यहाँ तक उतरने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन अब तो वो लोग ही फंस चुके हैं और बिल आके इनको ढलान से नीचे यानी माउंटेन से नीचे सामने की तरफ ट्रीज पर जंप करना पड़ता है और ये लोग सेफली नीचे लैंड तो कर जाते हैं। लेकिन पॉल की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी ब्रोकन रिब्स यानी पसलियां ज्यादा पेन करने लग जाती हैं और सर्दी के कारण उनमें खून जम जाता है। अभी पॉल बेहद तकलीफ में है, लेकिन बेचारा जब अपने आसपास देखता है तो उसे जेन की पॉकेट से गिरी हुई स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं और पॉल के पूछने पे जेन को बताना पड़ता है कि वो प्लेन में सुसाइड करने वाली थी। सोचो इस वक्त पॉल की क्या हालत हो रही होगी। उसके जीने का वाहिद सहारा जेन है, यानी जेन के सहारे से उसने अपनी जान बचानी है, लेकिन जिसका वो सहारा ले रहा है वो तो हर हाल में मरना चाहती है। पॉल जेन पे बहुत चिल्लाता है, लेकिन अब जेन उसे पसंद करती है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो हर हाल में जिंदा रहेगी और जिंदा रहने की कोशिश करेगी। और ये लोग आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में जेन क्योंकि काफी थक जाती है, इसलिए पॉल के वार्न करने के बावजूद वो एवलांच की चपेट में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा बर्फ के नीचे दफन हो जाती है। इट्स मीन कि वो खुद अब अपनी मदद के साथ इस स्नो से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन थैंक गॉड पॉल उसे बचा लेता है। अब इनके हौसले काफी पस्त हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं और पॉल जो कि पहले जेन को हौसला दे रहा था, अब उसका अपना हौसला ही टूट चुका है। यहाँ तक कि वो इतना हार चुका है कि गिव अप कहना चाहता है, लेकिन इस बार उल्टा जेन ही उसे मोटिवेट करती है, हिम्मत दिलाती है और ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दूर जाकर पॉल काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। उसका हैंड जमीन पर लगता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगता है। इस बार फिर से जेन उसे हिम्मत दिलाती है और जो स्लीपिंग पिल्स वो सुसाइड करने के लिए लाई हुई थी वो इस वक्त उसके काम आती है। वो इनमें से एक पॉल को खिला देती है, जिसकी वजह से उसे पेन फील होना कम हो जाता है और जेन उसके हैंड बोन को फिक्स कर देती है। इस वक्त ये लोग भूख की वजह से बहुत निढाल हैं और पॉल ना सिर्फ भूखा है और भूख की वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी लो है और उसकी बॉडी का बुरा हाल है, इसलिए बस वो हिम्मत हार जाता है। वो ऑलरेडी ये मान चुका है कि वो इससे आगे नहीं जा सकता और उसकी वजह से जेन भी यहाँ मर जाएगी, इसलिए वो लास्ट दफा बड़े प्यार से जेन को मोटिवेट करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो रोड तक जाकर पॉल के लिए मदद ले आएगी और जेन को अकेली ही आगे भेज देता है। अब जेन बिल्कुल अकेली है और जल्दी में है, उसे पॉल के लिए मदद लानी है और उसके रास्ते में जंगल आ जाता है जहाँ पर एक जंगली डॉग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जेन बड़ी मुश्किल से उसे मार कर भगा देती है। लेकिन फिर दूसरा डॉग उस पर अटैक कर देता है, उसे काटता है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है, लेकिन जो कांच उसने अपनी जान लेने के लिए यानी जेन ने खुदकुशी करने के लिए रखा होता है उससे वो डॉग को ही मार देती है और जख्मी हालत में आगे चल पड़ती है। और फाइनली कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल से गुजरती हुई रोड मिलती है, जहां जाने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। 24 आवर्स के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहां पर वो आंख खुलते ही पॉल के बारे में पूछती है कि उसे भी बचा ले और फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी मॉम उसके पास होती हैं, जो कि उसे बताती है कि तुमने बहुत अच्छा सरवाइव किया, तुम वाकई अब जीना चाहती हो। और पॉल का पूछने पर उसे बताती हैं कि वो मर गया है, हम लोग उसे बचा नहीं सके, लेकिन हमें उसके पास से तुम्हारे लिए एक नोट मिला है। जेन जब नोट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा और मुझे खुशी है कि तुम भी मुझे पसंद करती थी। मैं मर जाऊं या तुम्हारे फादर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने जिंदा रहने वालों यानी जो तुम्हारे पास रह गए हैं, तुमने उनके साथ कैसी लाइफ स्पेंड की है, अच्छी या बुरी। तुम्हारी नजर में उनकी वैल्यू होनी चाहिए जो कि जिंदा हैं, जो तुम्हारे पास हैं, ना कि उनकी जो कि मर गए हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और इसके साथ ही हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। इस